नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दोस्तों दिनेश वैष्णव। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान का जो इतिहास था उसको पढ़ाने का मैंने आपसे वादा किया था, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारा जो राजस्थान है उसकी प्राचीन सभ्यताएँ। इस क्लास में हम देखेंगे कि राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी है और उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले हम स्थिति देखेंगे। स्थिति कहाँ है, तो कोई भी सभ्यता स्थल पढ़ने से पहले हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। देखो, एक तो सबसे पहले हमें कोई भी सभ्यता स्थल है उसकी स्थिति जानकारी होनी चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, कौन से ज़िले में और कहाँ पे स्थित है। फिर उसके बारे में कि उसकी खोज किसने की थी, उत्खनन किसने किया, कौन से समय किया गया, और उसके बाद में फिर प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से मिले। ये जनरल क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे, हनुमानगढ़ ज़िले में कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये कहाँ पे है, तो जो हनुमानगढ़ ज़िला मुख्यालय है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया था एल.पी. टेसीटोरी ने, और इसकी खोज की थी 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा। अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। कालीबंगा सभ्यता इसका उत्खनन किया गया था 1961 से लेकर के 1969 तक। किस किस के द्वारा किया गया, बी.वी. लाल यानी ब्रजवासी लाल, बी.के. थापर, बालकृष्ण थापर, के.एम. श्रीवास्तव, एम.डी. खर्रे और वी.एन. सिंधे के द्वारा। ये प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने इसका उत्खनन किया था। उसके बाद देखते हैं कौन सी विशेषताएं इसकी। अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो कालीबंगा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भारत में खोजा गया दूसरा संयंत्र स्थल था, और इसे दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। दीनहीन की मतलब गरीबों की बस्ती, क्योंकि यहाँ पे जो नालियाँ प्राप्त हुई थी वो लकड़ी से बनी हुई थी। यहाँ पे जो मकान बनाए गए थे वो सूर्य की जो धूप है उसमें पका कर बनाई गई ईंटों से बनाए गए थे, यानी जो कच्ची ईंटें उनसे बनाए गए थे। फिर देखते हैं जो प्रोफेसर दशरथ शर्मा, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया कि इसको कालीबंगा सभ्यता हो। उसके बाद देखते हैं ये कौन सी सभ्यता है, तो ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो लिपि भी प्राप्त हुई है, जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें हम पढ़ नहीं सके अभी तक। और ये एक प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता है, यानी जो हड़प्पा स्थल था उससे पहले का भी स्थल था ये। उसके बाद इसे बहुधान्यक सभ्यता भी कहा जाता है। इसका उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था। 5 स्तर कौन कौन से, पहला और दूसरा स्तर वो तो है प्राक हड़प्पाकालीन, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले का 2 स्तर है इसमें। तीसरा स्तर हड़प्पाकालीन, और चौथा और पाँचवा है उत्तर हड़प्पाकालीन, यानी जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो चुकी थी उसके बाद भी इसका चौथा और पाँचवा जो स्तर था वो बना रहा था, यानी ये हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी बनी रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहला साक्ष्य यहाँ पे जो जुते हुए खेत हैं, यानी जो हम फसल बोते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो उसके साक्ष्य मिले थे हमें। दूसरा साक्ष्य मिला यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में एक यहाँ से छेद वाला एक बालक का कपाल खंड मिला है। मिश्रित फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। 7 हवन कुंड मिले हैं। इन हवन कुंड के अंदर अस्थियाँ भी मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय यहाँ पे कोई बलि दी जाती होगी। यहाँ से जो वर्तमान में जो तंदूरी चूल्हे हैं ना, वैसे चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ऊँट की अस्थियाँ मिली है, और यहाँ से एक मेसोपोटामिया सभ्यता है उसकी एक बेलनाकार मोहर भी मिली है। उसके बाद और देखते हैं क्या क्या मिला है यहाँ से। हमें इसका थोड़ा सा कालीबंगा का नगर नियोजन देख लेते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता जो उसका नगर है वो ग्रिड पद्धति से बसा हुआ था, यानी यहाँ पे जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वहाँ के नगर प्राप्त हुए, वैसे कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो क्षेत्र था उसके दोहरी रक्षा प्राचीर थी, यानी उसकी जो दीवार थी वो दोहरी दीवार बनी हुई थी। सूर्यतापी कच्ची ईंटों से मकान बनाए गए थे। कालीबंगा सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये जो अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे जो
ईंटें लगाई गई थी फर्श में, वो क्या थी, अलंकृत यानी डिजाइनदार ईंटें थी। ये ईंटें, अलंकृत ईंटें, यहाँ से कालीबंगा सभ्यता के लोगों की कला की जानकारी प्राप्त होती है। उनके शिल्प उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो एकमात्र सभ्यता कालीबंगा जहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ के जो दरवाजे थे उसमें क्या छोटे छोटे छिद्र बने हुए थे, यानी ऐसी परंपरा और किसी भी सैंधव स्थल में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद देखते हैं अब हम देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में भी वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या थी, फिर उसके बाद इसके उपनाम, खोज, उत्खनन। तो सबसे पहले स्थिति देखते हैं कि उदयपुर ज़िले में जो आहड़ या बेडच नदी है, जो बनास की सहायक नदी है, उसके किनारे स्थित आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता के उपनाम है धूलकोट, आगाटपुर, ताम्रवती सभ्यता, रेत का टीला, बनास की सभ्यता, मर्तकों का टीला। अब सबसे मुख्य बात तो ये है इसमें कि कई बार ये भी पूछा गया एग्जाम में कि इसकी खोज की किसके द्वारा की गई, तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आहड़ का उत्खनन किस किसने किया ये भी देख लेते हैं। तो आहड़ का उत्खनन किया गया था 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। फिर 1961 से 1962 में HD सांकलिया और PC चक्रवर्ती, VN मिश्र और मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, उसके द्वारा उत्खनन किया गया था। अब देखो हमारे एक इतिहासकार हैं, काफ़ी विद्वान हुए, गोपीनाथ शर्मा। उन्होंने आहड़ सभ्यता का काल बताया 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व का काल। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। आहड़ की सभ्यता थी एक ताम्र पाषाण सभ्यता थी, यानी यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो तांबे के बने हुए थे, पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं। और कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि कालीबंगा कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ से नगर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आहड़ सभ्यता में जो समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था। और यहाँ पर भी क्या थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी, यानी परिवार के लोग मिलजुल कर रहते थे। उसके अलावा यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन और लोहयुगीन सभ्यताओं के भी साक्ष्य मिले। यानी हम सभ्यताओं को डिवाइड करते हैं कि ताम्रकालीन थी, पाषाणकालीन थी या फिर लोहयुगीन थी। तो यहाँ से लोहे के भी बर्तन या सामान मिले हैं, तांबे के मिले हैं और पाषाण के भी मिले हैं। उसके बाद देखते हैं आहड़ सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से एक तो बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, जो ईरान के साथ संबंध को दर्शाता है, क्योंकि ऐसे बिना हत्थे वाले जो जलपात्र है वो ईरान में काम में लिए जाते थे। इसके अलावा आहड़ से हमें अनाज पीसने की चक्की भी मिली है, मिट्टी से बने हुए अच्छे चूल्हे भी मिले हैं, अन्न के भंडारण हेतु 2 बड़े कोठार भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गोर या कोटे कहा जाता है। उसके साथ ही यहाँ से हमें जल संरक्षण के यानी वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जल संरक्षण किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो 2 बड़े बड़े गड्ढे प्राप्त हुए हैं उनमें हल्के से छिद्र बने हुए हैं। तो उनसे ऐसा लगता है कि जैसे बरसात का पानी आता था उनमें इकट्ठा होता था और उन छिद्रों से ज़मीन में चला जाता। तो ये लोग कहते हैं जल संरक्षण भी करते थे। इसके अलावा यहाँ से ईरानी धूपदानियाँ के साक्ष्य मिले हैं, 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, मिट्टी का बेल प्राप्त हुआ जिसे बनासियल बुल कहा जाता है। ये वाला फैक्ट याद रखना दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बनासियल बुल, मिट्टी का बेल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से एक ऐसा चूल्हा मिला है जिस पर मानव की हथेली के निशान बने हुए हैं। यहाँ से मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। और देखते हैं क्या क्या मिले यहाँ से। अब हम देखते हैं आहड़ सभ्यता के मृदभांड। देखो यहाँ पे जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो कैसे थे, उल्टी तपाए वाले थे, यानी उनको बाहर से तपाया गया था और उनके ऊपर जो डिज़ाइन की गई थी वो उकेरण विधि होती है, उकेर कर बनाए जाते हैं चित्र, उससे बनाए गए थे। उसके बाद देखते हैं आहड़ सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो बड़े बड़े थे, यानी आकार में बहुत बड़े थे और उनके ऊपर बाहर लाल रंग था और अंदर से वो काले रंग के थे। अब देखते हैं आहड़ सभ्यता में मकान निर्माण। आहड़ सभ्यता में जो मकान बनाए गए थे वो आयताकार थे, उनकी छत थी वो लकड़ी से निर्मित थी और छत के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पे जो मकान बनाए गए थे उनकी दीवारें थी वो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। जो
मकानों की फर्श होती है उसमें शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था। आहड़ सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी वहाँ की जो इकोनॉमिकली लाइफ कैसी थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जो आहड़ सभ्यता के लोग थे वो कृषि से परिचित थे, मतलब वो खेती करते थे और यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन भी था। और आहड़ सभ्यता के लोगों का जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। आहड़ सभ्यता से हमें माप तोल के बाट मिले हैं, तांबा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई है, रंगाई छपाई के बतखड़े और छापे मिले हैं, यानी जो लकड़ी के ठप्पे आते हैं उनसे कपड़ों की छपाई की जाती थी। यहाँ से आभूषण भी मिले, और कहाँ से मिले हैं, जो सब दफनाते थे उसके साथ आभूषण मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि आहड़ सभ्यता के लोग वो पूर्व जन्म में भी विश्वास करते थे। उसके बाद देखते हैं आहड़ सभ्यता का उत्खनन। आहड़ सभ्यता का उत्खनन है वो 3 स्तरों में किया गया। जैसे कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था, वैसे ही आहड़ का उत्खनन 3 स्तरों में किया गया था। प्रथम स्तर है, वहाँ से हमें क्या मिले, स्फटिक पत्थर मिले हैं। दूसरा स्तर है, उससे क्या मिले, मृदभांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं। तीसरा स्तर, वहाँ से क्या मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इस क्लास में हमने देखा कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गणेश्वर सभ्यता हुई, बेराट सभ्यता हुई, यानी राजस्थान की जो मुख्य मुख्य सभ्यता है जो 10 से 12 उनको देखेंगे। उसके साथ ही जो छोटी छोटी सभ्यताएँ थी उनको भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।